we'll study about the uses of coordination compounds, or you can say the other thing is application ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. यूजेस बोल लो, एप्लीकेशन बोल लो, इंपॉर्टेंस बोल लो, सब एक ही चीज़ है. दैट वी हैव टू सी. Now if you remember about the coordination compound, you know this was the central metal atom or the ion, and that was connected to the ligands by a coordinate bond. You know, ligands used to donate the lone pair of electrons from a donor atom to the central metal atom, है ना, जो कि आपको complex that forms the complex or the coordinate compound was formed. So this was the simple idea how we were forming these complexes. These metal ions were always coordinating with these ligands. And if you remember that these central metal atoms have the ability to enter into the complex formation, and in many ways they are forming the complexes, and because of that they have a variety of uses. So we'll study few applications which are there in our course. So let's focus on the first one is the analytical chemistry. So these coordination compounds have the variety of application in the analytical chemistry which you are seeing in your labs or in your day-to-day life, and they are very useful in qualitative as well as qualitative and quantitative एनालिसिस. ठीक है. और एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो भैया ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हम यहाँ एस्टिमेशंस ऑफ मेटल्स कर सकते हैं. सो यू कैन ईज़िली एस्टिमेट द मेटल्स. इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट ग्रुप आपने लैब मेथड में अपना, या आप अपने लैब में देखते हैं, आपने बहुत सारे लैब मेथड्स भी देखे हैं, आपने बहुत सारे लैब में रिएक्शंस देखे हैं. तो अगर आपको अपनी एनालिसिस याद हो इनऑर्गेनिक जब हम टेस्ट करते थे, जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स होते थे ना, फर्स्ट ग्रुप में आपने लेड पढ़ा है, लेकिन उसमें सिल्वर भी होता है, उसमें मरकरी भी होता है ना, ये सारे कैटाइंस होते हैं. तो हम इनकी एनालिसिस में क्या करते थे, हम फर्स्ट ग्रुप की एनालिसिस में अगर याद हो तो वी यूज़ टू ऐड ए डाइल्यूट HCl, है ना, तब हम इसको रिलेट अप करते थे. तो तुम्हें मालूम था कि फर्स्ट ग्रुप के जितने मेंबर होते थे जब डाइल्यूट HCl डालते थे तो क्लोराइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते थे. जैसे ये लेड क्लोराइड में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये सिल्वर क्लोराइड में हो जाएगा, ये आपका मरकरी क्लोराइड में हो जाएगा, है ना. तो ये बेसिकली आपको पता था कि ये सब ये पर्टिकुलर क्लोराइड्स में आ रहे हैं आपके सॉल्ट्स. अब पॉइंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो ठीक है, तो आपको ये याद आ रहा होगा ना, आपने ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा. लेकिन सपोज़ करो मैंने आपको सॉल्ट जो दे दिया और उस सॉल्ट में मैंने तीनों दे दिए, लेड भी दिए रखे, सिल्वर भी दिया रखा है और Ag. देखो ये हमारे कोर्स में नहीं है प्रैक्टिकली ऐसा करना, लेकिन ये तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि आपको मैंने जो सॉल्ट दिया रखा है उसमें लेड का भी सॉल्ट दिया रखा है, सिल्वर का भी दिया रखा है, मरकरी का भी. अब ये तीनों किस ग्रुप में आ रहे हैं, ये सब के सब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं. ठीक है. आप जैसे ही डाइल्यूट HCl डालोगे तो भैया लेड क्लोराइड भी देगा, सिल्वर क्लोराइड भी देगा और मरकरी क्लोराइड भी देगा. नाउ यू वांट दैट सिल्वर शुड बी सेपरेटेड आउट. तुम सिल्वर क्लोराइड को आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो आपने इसी सोल्यूशन में क्या करा, आपने एक्वस अमोनिया डाल दिया. ठीक है, NH4OH डाल देना. तो आपने इसमें एक्वस सोल्यूशन डाल दिया अमोनिया का. तो बेसिकली क्या होगा, सिल्वर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. होगा क्या, सिल्वर क्लोराइड ऑलरेडी इसमें बना हुआ है HCl डालने की वजह से. ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा एक्वस अमोनिया के साथ, तो ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है. ठीक है, यानी ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा. यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट आपका कंपाउंड बना लेगा. ठीक है, ये कंडीशन. आप क्या करोगे, सिंपली इसको प्रेसिपिटेट आउट कर लो और उसके बाद आप सिल्वर आयंस को डिटेक्ट कर लो. ठीक है, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा भाई सिल्वर आयन है वो आपका डिटेक्ट अप हो गया. तो ये तो एक एप्लीकेशन है. ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस होती हैं. आप सेकंड ग्रुप के भी मेंबर्स ले लो. अगर जैसे आप सेकंड ग्रुप के मेंबर्स दोगे तो सेकंड ग्रुप में भी आपके बहुत सारे मेंबर्स हैं. आपने, मुझे याद है, कॉपर आपने पढ़ा रखा है, लेकिन इसमें तो कॉपर भी होता है, इसमें कैडमियम भी होते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें भी हैं. अब ये इसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाने में केपेबल होता है. ठीक है, अब होगा क्या, देखो इसे. ठीक है, तो ये सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं. अब कॉपर की है और कैडमियम. अब सपोज़ करो आपके पास मैंने जो सॉल्ट दिया रखा है, मैंने कॉपर का भी दिया रखा है, कैडमियम का भी दिया रखा है. ठीक है, अब हुआ क्या, जब आपको तो मालूम है सेकंड ग्रुप के मेंबर में क्या होता है, H2S गैस आप पास करते हो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस पर, ये याद होगा.
सेकंड ग्रुप का टेस्ट आपने करा होगा तो आपने क्या डाला होगा, डाइल्यूट HCl और H2S गैस पास करी। अब यहाँ हम ये नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं अगर एक सॉल्ट मैंने तुम्हें दिया रखा है, उस सॉल्ट में कॉपर का भी सॉल्ट है और कैडमियम का सॉल्ट है, तो तुम कैसे इन आयंस को डिटेक्ट करोगी, ये एक बात हो जाता है। तो पॉइंट क्या है, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ये दोनों ही आयंस जो होते हैं वो पोटेशियम साइनाइड के साथ KCN के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे कॉपर है, कॉपर अगर आप KCN के साथ रिएक्ट करोगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और कैडमियम अगर आपको लेके चलोगे और वो KCN के साथ करोगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, अब इसमें इन फॉर्म्स ऑफ ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब वो क्या क्या आयंस के टर्म में देखो, Cu+2 Cn- अगर आयंस हम ले लें तो ये आपका कॉपर और कैडमियम का भी देख लो। ठीक है, दोनों ने अपने अपने कॉम्प्लेक्स बना दिए। अब होता क्या है कि अगर तुम्हें इन दोनों में अगर ध्यान दिया जाए तो जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैडमियम के कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, पैरेंथेसिस है बेसिकली। तो इसका ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये कैडमियम से ज़्यादा स्टेबल है। अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब तुम H2S गैस इसमें पास करोगी तो सिर्फ कैडमियम का जो जो है कॉम्प्लेक्स वो कैडमियम सल्फाइड डाल के प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी H2S गैस तो तुम दोनों में ही पास कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो बेसिकली कैडमियम का जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो कैडमियम सल्फाइड होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो इससे आप आराम से कॉपर और कैडमियम को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो आप यूज़ करें। मैंने आपको ये एक पॉइंट एग्जांपल बताया, आप बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस है दैट यू कैन लर्न। नाउ लेट्स फोकस ऑन द अदर एग्जांपल। जैसे मेडिसन है, मेडिसन जैसे प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सिस प्लैटिन या सिस, इसको अगर फॉर्मूला देखें तो प्लैटिनम, फिर यहाँ क्लोरिडो आ जाएगा, यहाँ अमीन है आपके ट्वाइस लगा हुआ। ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है ये आपको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ आप वो मॉडिफाइड आप यूज़ कर सकते हैं या इनकी यूजेस देखते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे क्लोरोफिल आप प्लांट में देखते हो ना, क्लोरोफिल भी बेसिकली इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। hemoglobin that is present in your blood, it's also a complex of iron. Vitamin B12, it's also a complex of cobalt. So these are certain examples where you can see the uses of these coordination compounds. Now next is your extraction of metals. You have seen in your class 10 standard metallurgy आपने पढ़ी है. This technique is basically widely used in the you can say extraction of the noble metals. अब noble metals आपको पता है गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, ठीक है। अब सपोज़ हम चाहते हैं कि हम एक एक्सट्रैक्शन करें सिल्वर का फ्रॉम इट्स ओर। तो आपको मालूम है कि कोई भी सिल्वर का आपने ओर लिया, उसमें से आप क्या चाह रहे हैं कि आपको ओर से सिल्वर मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले क्या करा, आपने सिंपल इज़ दैट आप ओर लेंगे, ओर को फाइनली डिवाइड करेंगे, क्रस्ट करेंगे, पाउडर फॉर्म में बनाएंगे, और ये जो पाउडर फॉर्म में ओर होगा आपका, इसमें आप डाल देंगे डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KCN। ठीक है, अब KCN आप जैसे ही डालेंगे, KCN डाल दीजिए या NaCN डालिए, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या ले रहे हैं, सोडियम साइनाइड ले रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड ले रहे हैं, तो वो अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कैसे, जैसे सपोज़ करो मैंने कोई सिल्वर का ओर यूज़ करा और मैंने उसमें सपोज़ करो KCN यूज़ करा। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर याद हो तो कुछ याद आ जाएगा, क्लास 10th में भी हमने सोडियम के साथ करा था और यहाँ पे हम पोटेशियम के साथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आपका ठीक, इसको ट्वाइस लगा दो, इससे 4 हो जाएगा बैलेंसिंग। तो ये क्या हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा पोटेशियम डाई साइनो आर्जेंटेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे अपने आप, तो आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, ये करनी। अब इसमें अभी भी आपको सिल्वर नहीं मिला है, आपने सिंपल इज दैट अपना ये कॉम्प्लेक्स लिया, सॉरी टू गो, और जिंक के साथ फर्दर इसको ट्रीट करवा दिया इस सोल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, ये आपको
ठीक है, ये आपका अपना ईजिली आपको सिल्वर प्रेसिपिटेट, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप सिल्वर ले लिया, आपने गोल्ड ले लीजिए, अब यहाँ पे मैंने पोटेशियम चूज़ करा कर आप सोडियम यूज़ कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट हेड इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, ये कॉम्प्लेक्सेस बहुत स्टेबल होते हैं ना, बहुत कमी अमाउंट में, तुम्हें मालूम है हमने देखा था कॉम्प्लेक्सेस को, जब भी तुम इसको डिसोसिएट करते थे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटते थे ना। बस एक ही, अगर इसी को भी आप देखेंगे तो सिर्फ आपको पोटेशियम अलग मिलेगा और ये वाला पोर्शन जो है आपको अलग मिल जाएगा, है ना, ये चीज़ आपको याद है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, तो इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी इनकी बेनिफिट करती है हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगर करना है तो आप इस एप्लीकेशन को, इसी बात को आप याद रख लीजिए और इसी पे फोकस करिए। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे अपने नोबल गैसेस के, जैसे लाइक सिल्वर और गोल्ड का करना चाहें तो यही एप्लीकेशन को अपने दिमाग में रख लीजिए और जैसे आप इनको आराम से कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हमने सिल्वर का भी पीछे बनाया है, यही पीछे बना के आए हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इलेक्ट्रोलाइट है। आप पोटेशियम की भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पोटेशियम में पोटेशियम डाई साइनो आर्जेंटेट 1, आप इसमें क्या है सोडियम भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो ये आपकी चॉइस है। ये एक इतनी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है कि इसको आप ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। कोई भी अगर इंफीरियर मेटल्स अगर आप करना चाहें तो आप उस मेटल को लेके और आप है ना इस पे, जैसे आपको याद हो ये वाला एग्जाम्पल हमने क्लास 10 में पढ़ा था और हमने सीज़र या स्पून लेते थे और उसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते थे और सिल्वर उससे वहाँ तक पहुँच जाता था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ऐसी अगर आपको गोल्ड की प्लेटिंग करानी है तो गोल्ड के लिए भी अगर आप किसी भी इंफीरियर मेटल पे कराना है तो आप गोल्ड का कंपाउंड ले लीजिए कॉम्प्लेक्स में, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। चाहे पोटेशियम का ले लीजिए, चाहे आप है ना उसका सोडियम का ले लीजिए, दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस काम करेंगे और ये आपको गोल्ड प्लेटिंग में हेल्प करता है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको सिल्वर प्लेटिंग में हेल्प करते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म में समझाया। अब इसी चीज़ को आप यू कैन राइट डाउन इन द वेरी ब्रॉडर मैनर इन योर इंग्लिश पार्ट, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, राइट। We have one more application in modifying the redox behavior of metal ions. Now let's focus on it. Redox behavior of metal ion, what is that? So this particular redox behavior of metal ion is being modified by complexing it with पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिगेंड्स। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, है ना। अब उसमें से हम कुछ एग्जांपल्स चूज़ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोबाल्ट को देखा। कोबाल्ट जो होता है वो बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है +2 स्टेट से +3 स्टेट में, कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी आप लिगेंड्स ले लो। ठीक है, अब होता क्या है, यही प्रॉपर्टी आपको यूटिलाइज़ करनी है आगे के लिए। बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें ये मेटल्स चाहे होते हैं, जैसे कुछ मेटल्स उनके अंदर होते हैं तो वो एक है ना कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने लगते हैं। अब ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं जो कि कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस में हेल्पफुल होते हैं? वो है कॉपर है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है। ठीक है, यानी कॉपर है, मॉलिब्डेनम है और आयरन है, तो ये यूज़ आप कर सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूटिलाइज्ड बाय मैनी एंजाइम्स कंटेनिंग मेटल आयंस दिस टू परफॉर्म कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमें जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं आपकी, उसमें ये बहुत हेल्पफुल करता है। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है जिसको हम देख सकते हैं। तो वी हैव कवर फ्यू थिंग्स। एक और एप्लीकेशन आ जाती है जैसे एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपको वाटर की हार्डनेस को चेक करना है तो भी आप ले सकते हो। आपको मालूम है वाटर में हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम आयंस की वजह से और मैग्नीशियम। अब वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो क्लोराइड्स की फॉर्म में हो, सल्फेट्स के फॉर्म में ना, वो परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस एक अलग सिनेरियोज है। तो ये जो हार्डनेस होता है, वाटर में हार्डनेस है, वो इन्हीं आयंस के, अभी किसी भी सॉल्ट फॉर्म में होंगे। अब बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक लीगेंट होता है जो कि है ना हेक्साडेंटेड लीगेंट है, EDTA। ठीक है, अगर इसको याद हो, इथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटो, ये हमने पढ़ा है। और ये एक ऐसा लिगेंड है जो कि आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या हो गया, मतलब इसके पास 6 डोनर एटम्स होंगे। ठीक है, नाम तो समझ में आ गया, इथिलीन डाईअमीन, T स्टैंड फॉर टेट्रा एसीटो। ठीक है, एसीटेटो। ठीक है,
अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये पर्टिकुलर लिगेंड है, ये इन दोनों के साथ बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना, मतलब इनके साथ भी और इनके साथ ही बेसिकली जब ये लोग मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं फर्दर आपका एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय सिंपल टाइट्रेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो आप किसी वाटर का अगर एस्टिमेशन हार्डनेस करना चाहते हैं तो बस इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, आप टाइट्रेशन पे अप्लाई कर दीजिए, और ये सबसे कन्वीनियंट और सेलेक्टिव मेथड होता है कि आप इसमें आराम से है ना इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो EDTA कॉम्प्लेक्स जो बनता है इसके थ्रू आप आराम से स्टेबिलिटी, अब तो हमारे कोर्स में नहीं रहा है अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आप पर्टिकुलर कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम सुन लीजिए कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट आप जैसे अब क्योंकि पानी में कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम आयन भी है दोनों, और EDT ने अपना लिगेंड के साथ मिलकर आराम से एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो भाई कैल्शियम के साथ भी बना लेगा अलग से और मैग्नीशियम के साथ। अब जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम K से डोनेट करते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्टों ने टेस्ट करा होगा तो उन्हें स्टेबिलिटी कांस्टेंट जब निकाला जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम आयन और EDT कॉम्प्लेक्स के बीच में, EDTA कॉम्प्लेक्स में, तो उसकी वैल्यू करीबन उन्होंने जो निकाली है 10⁻10.7। ऐसे ही मैग्नीशियम के लिए जो निकाला वो करीबन इन्होंने 10.10 रेज़ टू पावर 8.70, ठीक है। इसकी ज़्यादा निकली और इसकी कम निकली, तो ये देखा ना आपने, आराम से हार्डनेस ऑफ वाटर भी चेक कर लिया। अब हर जगह का तो अलग अलग होगा ना, तो आप आराम से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेक्ट के ये कॉम्प्लेक्स बना रहे थे इसको आप टाइट्रेशन मेथड पे अप्लाई कर लीजिए और उससे आप वैल्यू अपनी निकाल लीजिए और स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल लीजिए और आप चेक कर लीजिए किस में कम है किस में ज़्यादा है। तो दीज वर द एप्लीकेशंस विच यू हैव टू फोकस, एंड इफ़ इट कम्स, अब चांस की बात है, इतने सालों से तो आ नहीं रही थी, अब डिटेक्शन हुआ है सिलेबस का तो मे बी पॉसिबल 1 मार्क में आ गया तो आ गया, अदरवाइज दीज थिंग्स एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो आ गया, बाकियों में इतना नहीं आता है, नेवर आ सकता, बट स्टिल यू हैव टू लर्न बिकॉज सिलेबस इज़ रिड्यूस नाउ।